आज आपको क्राइम की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यकीन मानिए, जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मेरे भी रोंगटे खड़े हुए। कहानी क्राइम की जरूर है, लेकिन इस पे इतने मोड़ हैं। इसको जिस तरीके से पुलिस ने सुलझाया 2 साल के लगातार मेहनत के बाद, छोटी सी घटना, हालांकि क्राइम कोई छोटा होता नहीं, लेकिन मामूली विवाद पर शराब पिए 3 लोगों ने, जिनके बीच विवाद होता है और 2 लोग मिलकर एक की हत्या कर देते हैं। और हत्या के बाद नामजद आरोपी होते हैं, लेकिन वो भाग जाते हैं और 24 साल तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती। एक इंस्पेक्टर नया उस थाने में आता है और इस फाइल पे उसकी नज़र पड़ती है। इस घटना को चुनौती के रूप में लेता है, चैलेंज के रूप में लेता है और इसको सुलझाने के लिए भिड़ जाता है। और लगातार 2 साल तक मेहनत करने के बाद 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिलती है। तो बड़ा दिलचस्प कहानी, बड़ी आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप इस कहानी में डूबते चले जाएंगे। घटना 1997 की है। दिल्ली के एक इलाके में एक शख्स किशन लाल, उसकी हत्या हो जाती है। हत्या में 2 लोग नामजद होते हैं, एक का नाम रामू और एक का नाम ढिल्लू। पुलिस धारा 302 के तहत मामला दर्ज करती है, नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास करती है, लेकिन दोनों आरोपी फरार हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस उनको ढूंढने का प्रयास नहीं करती, औपचारिकता करती है, लेकिन बाद में कोर्ट में जब मामले को पेश किया जाता है तो आरोपी को कोर्ट भी भगौड़ा साबित कर देती है और फाइल फिर पुलिस की अलमारी में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। तो 24 साल इस घटना को बीत जाते हैं और जिस घर में शोक हुआ था किशन लाल, उस घर वाले भी, उसकी पत्नी भी, उसके परिवार वाले भी इस घटना को अब धीरे धीरे भूलने लगते हैं। आरोपियों के बारे में अब कोई जानता नहीं कि वो कहाँ हैं। लेकिन 2021 में इस थाने में एक इंस्पेक्टर आते हैं, काफ़ी चैलेंज स्वीकार करने वाले इंस्पेक्टर, चुनौती को स्वीकार करने वाले इंस्पेक्टर, पुरानी जो क्राइम है उसको सुलझाने में एक्सपर्ट माने जाने वाले इंस्पेक्टर आते हैं और थाने की पुरानी जो क्राइम फाइल है उसको मंगाते हैं, अनसुलझी जो हत्या है उसको मंगाते हैं। और इस घटना पर उनकी नज़र पड़ती है तो साथी स्टाफ से पूछते हैं कि 24 साल हो गए और मामूली विवाद के चलते एक आदमी की हत्या हो जाती है, 2 आरोपी नामजद है, रामू और ढिल्लू, और ये दोनों को अब तक पकड़ा नहीं जाता है। तो बोले साहब, उस दौर में प्रयास हुआ, लेकिन उसके बाद दोनों मिले नहीं तो फाइल बंद हो गई। तो अब जो नए इंस्पेक्टर है वो इस केस को सुलझाने के लिए इसको चैलेंज के रूप में लेते हैं और सबसे पहले ये पता करते हैं कि उस समय जब घटना हुई थी 1997 में, तो इसकी जांच अधिकारी कौन थे, इंक्वायरी कौन कर रहे थे। तो पता चलता है जो इंक्वायरी कर रहे होते हैं वो रिटायर हो चुके होते हैं। तो इंस्पेक्टर उनसे मिलते हैं और उनसे पूरी जानकारी जुटाते हैं कि ये घटना कैसे हुई, कहाँ हुई, और पूरा क्राइम सीन लेते हैं। उनके द्वारा इनको जो जानकारी मिलती है कि सुनीता नामक एक महिला के पति थे किशन, उनकी हत्या हुई थी और 2 लोग इसमें नामजद थे। उनको ढूंढने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन दोनों मिले नहीं। बाद में फाइल बंद हो गई। अब जो इंस्पेक्टर थे तो इस घटना से जुड़े जितने लोग हैं उनसे अब धीरे धीरे वो मुलाकात करना शुरू करते हैं। वो किशन के घर भी जाते हैं जहाँ किशन रहा करता था। तो पता चलता है कि किशन की पत्नी जो है घटना के बाद से कहीं और चली गई। अब कहाँ चली गई ये पता नहीं। अब इतनी बड़ी दिल्ली में ढूंढ पाना संभव नहीं, लेकिन पुलिस लगातार प्रयास में रहती है और एक दिन किशन की पत्नी सुनीता, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है कि वो फला जगह अभी रह रही है। पुलिस वहाँ पहुँचती है तो किशन की पत्नी, अब चूँकि अब 24 साल का लंबा समय हो गया, वो भी उस घटना को भूल चुकी है। पुलिस जब कहती है कि उसके बारे में कोई जानकारी दीजिए, घटना के बारे में कुछ बताइए, तो एक तरह से वो भी कहती कि छोड़िए, अब हो गया, जो होना था वो हो गया, अब 24 साल बाद जान के क्या करेंगे। फिर भी पुलिस कहती है कि यकीन मानिए, इस बार हम आरोपियों को पकड़ेंगे, उन्हें सज़ा भी दिलाएंगे।
सुनीता तो कुछ बता नहीं पाती, लेकिन सुनीता का जो लड़का है 24 साल का जो हो चुका है, जब किशन की हत्या हुई थी तो वो गर्भ में था और अब वो 24 साल का हो चुका है। तो वो बताता है कि जो रामू हत्या का आरोपी है वो यूपी के फर्रुखाबाद का रहने वाला था और रामू के जो बड़े भाई हैं जिनकी मौत हो गई, उनका लड़का हमारे पड़ोस में रहता है और हाल फिलहाल उसने शादी की है और उसकी सास का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया और वो अपनी सास के रोड एक्सीडेंट में देहांत होने के कारण इंश्योरेंस क्लेम के लिए भटक रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी जानकारी पुलिस के पास हाथ लग जाती है कि जो रामू है आरोपी, उसके बड़े भाई का लड़का सुनीता का पड़ोसी है और शादी कर चुका है। तो पुलिस जब ये बात को सुनती है कि उसकी सास का रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और वो इंश्योरेंस क्लेम के लिए भटक रहा है, तो पुलिस एक दिमाग लगाती है, पुलिस एक योजना बनाती है और इंश्योरेंस एजेंट बनकर उसके घर पहुंचती है और उसको बताती है कि आपका इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, लेकिन आपको नो ऑब्जेक्शन, सभी परिवार के जितने सदस्य उनकी तरफ से नो ऑब्जेक्शन लिखवा के देना पड़ेगा ताकि बाद में कोई क्लेम ना करे। तो रामू के बड़े भाई का जो लड़का है वो परिवार के जितने सदस्यों का नाम पता सब देता है, लेकिन पुलिस जब उस लिस्ट को देखती है तो उसमें रामू का नाम नहीं रहता। अब चूंकि मामला संगीन था और पुलिस को लगता है कि अगर हम अभी इसको रामू के बारे में पूछेंगे तो इसको शक हो सकता है, तो पुलिस ने उस दिन उससे रामू के बारे में नहीं पूछा। दूसरे दिन फिर पुलिस शादी वर्दी में इंश्योरेंस एजेंट बनकर गई और उसने पूछा कि देखिए आपके परिवार से कोई छूट तो नहीं रहा है, यदि छूट रहा होगा तो बाद में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलने में दिक्कत हो जाएगी। तो फिर एक बार वो लिस्ट पे सरसरी नज़र दौड़ाता है, बोलता है नहीं नहीं इसमें तो कोई छूट नहीं रहा है। फिर एक पुलिस वाला जो इंश्योरेंस एजेंट बनकर गया रहता है वो बोलता है कोई रामू नाम का भी शख्स आपके परिवार में हुआ करता है। तो बोले हाँ सुना तो है, लेकिन अब यादें रामू की धुंधली हो तो अब है भी नहीं, कहाँ है पता नहीं, किसी को पता नहीं, ना परिवार में कभी आते हैं न कभी कुछ जानकारी मिलती है। पुलिस फिर भी वो उससे इतनी जानकारी मिलती है कि रामू का एक लड़का जो है वो दिल्ली में रहता है, लखनऊ में रहता है, क्षमा चाहे लखनऊ में रहता है। और वो पुलिस को जो इंश्योरेंस एजेंट बनकर पुलिस गई रहती, उनको रामू के लड़के का मोबाइल नंबर देते हैं। तो पुलिस उस नंबर पर फ़ोन करती है, नंबर स्विच ऑफ आता है और नंबर को जब ट्रेस किया जाता है, उसका जो एड्रेस निकलवाया जाता है तो लखनऊ के एक एड्रेस कम मिलता है। पुलिस की एक टीम, दिल्ली पुलिस की एक टीम लखनऊ जाती है और उस पते पर जब जानकारी जुटाती है, उस घर तक पहुंचती है तो उस घर में देखती है ताला बंद है और रामू का जो लड़का है हाँ उसका कहीं कोई पता नहीं। अब पुलिस को लगता है कि काफ़ी नज़दीक पहुंचकर अंधेरे में भटकना या वापस जाना ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा और मेहनत करती है पुलिस। रामू के लड़के का फेसबुक पर उसको ढूंढने का प्रयास करती है। तो फेसबुक पेज मिल जाता है उसका और उस फेसबुक पेज में उसके दोस्तों को लिस्ट देखती है पुलिस और एक दोस्त से उसके संपर्क करती है, पूछती है कि ये कहाँ है, इसका पता कहाँ मिलेगा। तो बताता है, मोबाइल नंबर और पता दोनों देता है वो। तो जिस लखनऊ के जिस पते उसका दोस्त बताया वहाँ पहुँचती है पुलिस, तो रामू का लड़का उस एड्रेस पर मिल जाता है। अब चूँकि पुलिस उस वक्त एजेंट बनकर ही जाती है, लेकिन ई रिक्शा का एजेंट बन के जाती है और कहती है कि सरकार ने एक स्कीम चलाई है, एक योजना चलाई है कि हम फ्री में ई रिक्शा लोगों को देना चाहते हैं, तो हम आपके और आपके पिताजी को ई रिक्शा देना चाहते हैं फ्री में। और आप अपना और अपने पिताजी का नाम बताइए। तो अपना नाम बताता है और अपने पिताजी का नाम बताता है अवधेश। जब वो अवधेश बताता है तो पुलिस भी चौंक पड़ती है, बोलती है कि नहीं नहीं आपके पिताजी का नाम अवधेश नहीं रामू होगा शायद। वो कहता है नहीं नहीं इस नाम के तो मैं किसी आदमी को जानता ही नहीं हूँ, मेरे पिताजी का नाम अवधेश है। फिर पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि कहीं हम
कुछ गड़बड़ तो नहीं, कोई लीक कुछ कड़िया तो नहीं छूट रही है। लेकिन फिर भी पुलिस हार नहीं मानती और कहती ठीक है, आपके पिताजी का नाम अवधेश है तो एक बार मिलवाइए। फिर वो अपने पिताजी से मिलवाता है। अब चूँकि पुलिस तो उसे पहचानती नहीं थी, क्योंकि घटना के समय ना रामू की कोई तस्वीर थी, ना आज कोई तस्वीर थी। तो पुलिस तुरंत दिल्ली थाने फ़ोन करती है और कहती है कि एक टीम को कहती है कि सुनीता को लेके आओ। सुनीता को लखनऊ के उस पते पर लाया जाता है और सुनीता को अवधेश के सामने खड़ा कर दिया जाता है। सुनीता को पूछा जाता है कि पहचानी ये कौन है। सुनीता काफ़ी देर से उसको गौर से देखती है और बोलती है, साहब यही रामू है जिसने मेरे पति की हत्या की थी। रामू उर्फ अवधेश वो भी हड़बड़ा जाता है कि 24 साल बाद पुलिस आखिर उस तक पहुंच कैसे गई। उसे तो लग रहा था कि सब कुछ, अब मामला खत्म हो चुका है, पुलिस भी इस घटना को भूल चुकी है। लेकिन एक इंस्पेक्टर की तत्परता के चलते रामू पुलिस के शिकंजे में आ जाता है। अब रामू पकड़ा गया और रामू ने पुलिस को बता दिया कि एक जमीन के डील के संबंध में किशन से उनका विवाद हुआ था और रात में शराब पीते वक्त ये विवाद और बढ़ा और विवाद के चलते डिल्लू और रामू ने मिलकर किशन लाल की हत्या कर दी थी। बात छोटी सी थी, लेकिन 24 साल बाद खुली और रामू ने अपने इकबालिया बयान में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अब पुलिस ने उससे डिल्लू के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि साहब 24 साल हो गए जब से इस हत्याकांड को हम दोनों ने अंजाम दिया था, तब से डिल्लू का कहीं कुछ पता नहीं। हाँ, वो इतना ज़रूर बोला था अंतिम समय में कि अब अगर पुलिस से बचना है तो साधु संत का भेष धर के अब घूमना पड़ेगा। तो शायद वो साधु बन गया हो, शायद वो भेष बदल कर घूम रहा हो। तो पुलिस के पास यह जानकारी मिल गई, इधर रामू गिरफ्तार हो गया। दूसरी जानकारी ये हाथ लग गई कि डिल्लू जो है वो साधु बनकर घूम रहा, और पुलिस इसी संभावनाओं में डिल्लू की पुलिस ने तलाश शुरू की और जहाँ जहाँ संभव हो सका पुलिस वहाँ वहाँ मथुरा, वृंदावन, बनारस, ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्याकुमारी, भारत के कई हिस्सों में पुलिस, जहाँ आश्रम है, धर्मशाला है, जहाँ ऐसे साधु संत फक्कड़ टाइप के, जो घुमक्कड़ टाइप के साधु संत वो रह सकते हैं, लेकिन पुलिस को इसमें भी सफलता नहीं मिली। डिल्लू भी चूँकि यूपी का ही रहने वाला था। इसी खोजबीन के दौरान पुलिस को एक नंबर मिला। ये जो नंबर था ये डिल्लू के आधार कार्ड पर लिया गया था सिर्फ, और पुलिस ने उस आधार कार्ड को जो रिकवर किया तो आधार कार्ड में भी तस्वीर कुछ साफ नहीं थी, धुंधली सी तस्वीर थी और नाम भी आधार कार्ड में अलग था। तो ये कह पाना संभव नहीं था कि ये आधार कार्ड जो है वो डिल्लू का है, ये नाम भी दूसरा, तस्वीर भी धुंधली, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि हत्या के समय जब ये दोनों हत्या करके फरार हुए थे तो उस वक्त ना पुलिस के पास इनकी कोई तस्वीर थी, ना परिवार के पास इनकी तस्वीर थी। उसके बाद 24 साल बाद भी कोई तस्वीर नहीं थी। तो पुलिस के लिए एक चुनौती और बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक आरोपी पकड़ा गया था तो पुलिस का उत्साह बढ़ा हुआ था कि जब एक पकड़ा गया है तो निश्चित रूप से दूसरा भी पकड़ा जाएगा। इसी बीच पुलिस को एक खबर मिलती है कि जिस शख्स की तलाश कर रहे हैं वो कन्याकुमारी में हो सकता है। अब पुलिस की एक टीम कन्याकुमारी भेजी गई। कन्याकुमारी के तमाम मंदिरों, आश्रम, धर्मशाला में तलाश किया गया, लेकिन अब सिर्फ पुलिस के लिए अंधेरे में तीर चलाने वाली बात थी। लेकिन बाद में खबरी से ये भी पता चला कि अब वो वहाँ से निकल चुका है। इसी दौरान अब देखिए, सहयोग पुलिस अगर मेहनत करे, कहते हैं अगर मेहनत ईमानदारी से की जाए तो परिणाम हमेशा अच्छा मिलता है। पुलिस ने अपनी मेहनत में कमी नहीं रखी। पुलिस लगातार कई दिनों तक इसी दिशा में मेहनत करती रही, कभी कन्याकुमारी, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी मथुरा। आप समझिए कि ये 24 साल पहले भागे हुए एक कत्ल के आरोपी को पुलिस पूरे देश के कोने कोने में कैसे ढूंढ रही थी। और संयोग बनता है तो किस्मत भी साथ देता है। एक नंबर से डिल्लू ने अपने यूपी में किसी दूर के रिश्तेदार को फ़ोन किया
चूँकि पुलिस ने उनके जितने रिश्तेदार थे डिल्लू के, सबको बोल के आई थी पुलिस कि अगर कभी डिल्लू फ़ोन करे तो तुरंत पुलिस को इत्तला किया जाए, पुलिस को सूचित किया जाए। तो उससे रिश्तेदार ने बताया पुलिस को फ़ोन करके कि साहब एक नंबर से फ़ोन आया था, और अपना नाम तो उसने बताया नहीं, सिर्फ वो हाल चाल पूछता रहा कि क्या हाल चाल है, गांव का क्या हाल चाल है, घर का क्या हाल चाल है, और विशेष कोई बात हुई नहीं, खाली हाल चाल वो पूछता रहा, लेता रहा। तो पुलिस ने तुरंत वो उस नंबर को लिया और उस नंबर को ट्रेस किया, उस नंबर के बारे में पता लगाया। तो जो मोबाइल का लोकेशन है वो ऋषिकेश का बता रहा। तो पुलिस की उम्मीदें जागी, पुलिस को लगा कि अब आरोपी अब नज़दीक है, तो पुलिस की एक टीम ऋषिकेश पहुंच गई। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस एक कॉल के बाद, उस आखिरी कॉल के बाद वो मोबाइल कभी ऑन ही नहीं हुआ, स्विच ऑफ। अब साधु संतों को वाले एरिया में एक साधु संत को पुलिस कैसे पहचाने, कैसे पकड़े, न तस्वीर है न कुछ है, और लगातार उस मोबाइल पर पुलिस ट्राई कर रही है। हाँ, इस पूरे जांच के दौरान पुलिस को एक रिश्तेदार से ये भी पता चला कि डिल्लू भंडारे में ज़्यादा खाना खाना पसंद करता है, क्योंकि वो साधु बन गया है और 24 साल में वो इधर उधर भटक रहा है, और ज़्यादातर वो दिन या रात में भंडारा ही खोजता है वो खाना खाने के लिए, और उसे भंडारे का खाना पसंद भी है। तो पुलिस को लगा कि भंडारा, जब शब्द भंडारा सुना पुलिस ने तो लगा कि इसी भंडारे से आरोपी तक पहुंचा जा सकता है, इसी भंडारे से कातिल तक पहुंचा जा सकता है। अब पुलिस ऋषिकेश पहुंच गई और लगातार जो उस मोबाइल से डिल्लू ने अपने रिश्तेदार को कॉल किया था उसको नज़र बनाए हुए उसको ऑन होने का इंतज़ार कर रही है, लगातार उसके मोबाइल पर कॉल कर रही है, लेकिन फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा। अब पुलिस ऋषिकेश में डेरा डाल चुकी थी, और ऋषिकेश में जहाँ जहाँ भी भंडारा होता पुलिस वहाँ पहुँच जाती। तो 3 दिन तक पुलिस हर भंडारे की खाप छानती रही, और लेकिन ज़्यादातर वहाँ साधु संत ही लोग आते थे भंडारे में। तो एक जैसे चेहरे, एक जैसी दाढ़ी, एक जैसा भगवा वस्त्र, तो पहचाने कैसे। 3 दिन तक लगातार भंडारे की खाक छाने, पुलिस वाले खुद जाके फिर भंडारे में खाना खाते थे, लोगों से एक दूसरे को चेहरा देखते थे, भंडारे में खाने वाले को पहचानने की कोशिश करते थे, और लगातार उस बंद मोबाइल पे कॉल भी करते थे कि अगर मोबाइल ऑन हुआ तो इसी में किसी के बीच बजेगा और वो फ़ोन उठाएगा, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो पुलिस ने निर्णय लिया कि अब भंडारा खुद लगाया जाए। तो पुलिस ने ऋषिकेश के अलग अलग जगहों पे भंडारा लगाना शुरू किया। पहले दिन भंडारा लगाया, और उसके बाद लगातार उस मोबाइल, जो बंद मोबाइल डिल्लू का, उस कॉल करते रहे, तो कोई सफलता नहीं मिली। दूसरे दिन फिर भंडारा लगाया, फिर वही, उस दिन भी कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस को सफलता तीसरे दिन मिली, इसे सहयोग कह सकते हैं, क्योंकि तीसरे दिन जब पुलिस ने भंडारा लगाया तो पुलिस 2 चीज़ों पर गौर कर रही थी कि पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन भंडारे में कौन ऐसा शख्स है जो तीनों दिन आया हो। लेकिन यहाँ पुलिस इसलिए चूक गई कि तीनों दिन, ज़्यादातर लोग तीनों दिन आए। तो फिर पुलिस का दूसरा जो प्रयास था कि लगातार उस नंबर पे कॉल करते रहे, जिस नंबर से डिल्लू ने आखिरी कॉल अपने रिश्तेदार को किया था। और आज पुलिस की किस्मत थी, आज किस्मत ने पुलिस का साथ देना था। तो इसी भंडारे के दौरान जब एक कांस्टेबल लगातार फ़ोन स्विच ऑफ फ़ोन पर कॉल कर रहा था, तो फ़ोन ऑन था और मोबाइल की घंटी बजने लगी। जब मोबाइल की घंटी बजी तो पुलिस वाले चौकन्ने हो गए, और जो साधु था जिसके मोबाइल की घंटी बजी, वो भंडारा खाने में मस्त था, और फिर बाद में उसे महसूस हुआ कि घंटी बज रही, तो उसने एक हाथ से प्लेट पकड़ा और दूसरे हाथ से जेब में हाथ डाल के मोबाइल को जैसे ही ऑन किया, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। 24 साल बाद कत्ल का एक आरोपी पुलिस के शिकंजे में था। 2 साल की मेहनत के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। बताइए, भूसे के ढेर में
एक सुई ढूंढने के बराबर का काम था, क्योंकि देश के हर धर्मशालाओं में, हर आश्रम में, हर मंदिरों में लाखों साधु संत, और 24 साल पहले भागे एक व्यक्ति जो साधु बन चुका था, पुलिस ने उसे ढूंढ लिया, जिसकी ना कोई तस्वीर थी, जिसका ना कोई पता था, जिसका ना कोई ठिकाना था, उसे पुलिस ने ढूंढ लिया। बड़ी बात थी। इसलिए कहा जाता है कि सनी देओल की फिल्म है, उसमें एक डायलॉग भी है, पुलिस अगर चाह ले तो मंदिर से कोई एक जूता भी चोरी नहीं कर सकता। और ये पुलिस के चाहत के ऊपर थी। पुलिस ने चाह लिया कि हमको इस केस को सुलझाना है, हमको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, हमको इस चुनौती को स्वीकार करना है। तो 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद सोचिए, एक ऐसा केस जिसको लेकर पुलिस पे कोई दबाव भी नहीं था, जिसको लेकर ना मीडिया का कोई प्रेशर था, जिसको लेकर ना कोई पॉलिटिक्स का प्रेशर था, जिसको लेकर ना फैमिली का कोई प्रेशर था, जिसको लेकर पुलिस को अगर ये फाइल बंद भी होता तो परिवार तो भूल ही चुका था, लोग भी भूल चुके थे। उस केस को पुलिस ने रीओपन किया, उस 24 साल बाद रीओपन किया, और 2 साल तक भारत के कोने कोने का खाक छानने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। तो क्राइम की बहुत दिलचस्प कहानी है, और पुलिस के जज्बे को मेरा सलाम है, मेरा सैल्यूट है कि ये कैसे अनसुलझे केस को पुलिस ने सुलझाया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो क्राइम की कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह की और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।